हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा साहब का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी मूल के ही कैनेडियन सिटीज़न बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। दोस्तों, बशानी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को कश्मीर को लेकर झूठे बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान जो ये कहते हैं कि हमने कश्मीर को लेकर भारत को एक्सपोज कर दिया, दुनिया के सामने भारत का असली चेहरा ला दिया, ऐसी झूठी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर मसले को लेकर दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू है, इसे आखिर तक सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। दोस्तों, आपके लिए लाए हुए हर एक वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। तोड़ सकते हैं, सवाल ये है आप तब तोड़ सकते हैं कि आप ये उम्मीद छोड़ दें कर लिया बाहर का कि ये बहुत बड़ा झूठा डायलॉग है, या ये कि जी हमारे जो है वो उम्मत मुसलमान जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से हमारे साथ खड़ी है, ये झूठा डायलॉग है। इंडिया जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से कंप्लीटली जो है वो एक्सपोज हो गया है। ये कल परसों भी एक स्टेटमेंट थी आपके वजारत खारजा की, हमने इंडिया को दुनिया में जो है वो नंगा करके रख दिया है। ये सारे झूठे डायलॉग हैं, ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों को फाल्स होप दे रहे हैं जनाब। हम कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई जालसाजी नहीं कर रहे, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे कि हम झूठे बयानात पे तकिया करें। जब आप ये कहते हैं कि हमारा काज दुरुस्त है, हमारी लड़ाई सही है, हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ या ये हो गया, तो फिर आप सच्ची बात क्यों नहीं करते? और सच्ची बात आप ये करें कि भाई दुनिया इस मामले में नहीं आएगी हमारे साथ। और ये एक दफा शाह महमूद कुरैशी ने गालिबन किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने कह दिया था मुजफ्फराबाद में कि दुनिया इस मामले में हमारे साथ नहीं आएगी, कोई हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा नहीं है। तो ये बात अगर हम लेके चलें, और यही बात इमरान खान साहब ने भी कही थी कि दुनिया जो है वो हमारे मामले को समझने में नाकाम है, हालांकि ये समझ का मसला नहीं है, दुनिया समझती है। तो इसका हल ये है कि हम ये माने सबसे पहले कि ये मसला इंटरनेशनल इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉबिंग और इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में हल नहीं होगा। इस पे आप अगर देखें, मैंने कई दफा बात की, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट एक एक करके मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट जो डी क्लासीफाई हैं उनसे मैंने कोटेशंस दी थी कि कोई एक काबिल जिक्र अमेरिकी सदर नहीं रहा है जिसने पाकिस्तान के किसी हुक्मरान से ये वादा ना किया हो, राइट फ्राम अयूब खान से लेके बल्कि लियाकत अली से, कि जी हम मसला कश्मीर में सालसी का किरदार अदा करेंगे और इंडिया से कहेंगे कि वो मसला कश्मीर हल करे। ये आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यूरोप जो कि यूनियन से पहले था, उनके इंडिविजुअल कोई मुल्क ही ऐसा होगा जिसने ये बात ना की हो। सब ने ये बात की, लेकिन ये बात काबिल अमल नहीं है। ये अनटिल आपने देख लिया प्रेसिडेंट ट्रंप तक कि उन्होंने भी एक इसी तरह की बात की थी जिसकी मजाक उड़ाई गई इंडिया की तरफ से, और उन्होंने इसको आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज हमें समझ में क्यों नहीं आती? आखिर वो कौन सा आपके पास गीदड़ सिंह जिसको कहते हैं कि है, जिसको आप घुमाएंगे तो ये बैनुल अक़वामी पावर्स जो हैं वो आपकी पुष्ट पे खड़ी हो जाएंगी। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ही बता दें मुझे कि ऐसा कौन सा काम हम करेंगे जो हमने 70 साल में नहीं किया तो ये दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी। और जब दुनिया हमारे पीछे खड़े होने के कोई चांसेस नहीं है तो ये झूठ बोलना हम कब छोड़ेंगे, ताकि लोग अपनी कुव्वत बाजू पे और अपने आप पे भरोसा करके अपने काज को खुद उठाएं। बिल्कुल सही है, आपने बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दी है। और जो आपने ये कहा कि जी हमें वो जो नई रियलिटीज हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम की तब्दील होने के बाद, उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया इस सोल्यूशन में कि कश्मीर को कैसे सॉल्व किया जाए। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि जब इंडिया में कहता था आओ पहले इकोनॉमी पे बात करें, कश्मीर पे बाद में बात कर लेंगे, तो हमने इकोनॉमी को इग्नोर किया और हम कहते थे नहीं पहले कश्मीर पे बात करो फिर कोई और बात करेंगे। फिर एक वक्त आया कि हमने कहा कि चलो पहले इकोनॉमी में बात करते हैं, वो नहीं कहते, वो नहीं कहते पहले दहशतगर्दी पे बात करो। सो उन्होंने जो एक वो टेबल टर्न कर दिया है,
सो वो जारी बात है, द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, द बॉल इज इन देयर कोर्ट, कि वो क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। तो जारी बात है इसमें हमें मैं एब्सोल्युटली एग्री ऑन दिस कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें हमारी जो स्पेस है वो श्रिंक होती जा रही है, बिकॉज हमारा जो एक ग्लोबल क्लाउड है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर चला गया, तो हमारा तो अमेरिका वाशिंगटन में भी वो नहीं रहा, बल्कि अगले दिन आपको पता है कि जो एंटनी ब्लिंकन है, जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी जो ट्वीट आई पाकिस्तान और भारत के हवाले से, भारत से उन्होंने कहा कि हम तो बड़े अच्छे बात करेंगे और बड़ा वो करेंगे, डायलॉग होगा और इंडो पैसिफिक पे डिस्कशन होगी। और मैंने अपने फ्रेंड जयशंकर से बात की पाकिस्तान में वाले में, उनकी जो पहली ट्वीट थी, उन्होंने कहा जी उमर सईद शेख को आपने क्यों छेड़ा, मैंने पूछा अपने फॉरेन मिनिस्टर से। तो मतलब हमें थोड़ा सा इन डेप्थ चीजों को देखना है, और मुझे लगता है ये है कि हम बहुत ज्यादा डोमेस्टिक चीजों में तो फंसे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी ग्लोबल आउटलुक क्या होनी चाहिए और दुनिया को हमें किस तरह देखना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमें दुनिया से मुतासर होने की जरूरत नहीं है, अपना जो मर्जी हम जो है ना वो करें। खैर एनी हो, ये भी एक और डिस्कशन है। सर जो अगला अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ये तो हो गया एक ग्लोबल आपने जो एक स्ट्रक्चर खींचा और उसमें कश्मीर इशू और पाकिस्तान और भारत की जो चेंजिंग पोजीशन में हमारा अनचेंज्ड पर्सपेक्टिव ने हम उसी के नीचे आ गए। बेसिकली दिस इज व्हाट आपने एक अपना सारा वो किया। सर अगला जो पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि ये जो परसेप्शन भारत में है, लीव असाइड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये जो भारत में परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, इसको कैसे बदला जा सकता है? कि वो देखिए ना, उन्होंने एक बोगी लगा दिया जी, पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि अभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, क्योंकि जो कश्मीर में था उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी में बदला दिया, और वो अपने 9/11 के बाद वो कामयाब हो गई ये पैगाम देने में दुनिया में। सो हाउ कैन वी चेंज दिस परसेप्शन इन इंडिया? और मैंने जैसे रेफर किया कि ये जो कमर जावेद बाजवा साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि हम अपना जो हैंड ऑफ पीस है वो हर तरफ फैलाना चाहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि कश्मीर इशू की इतनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने के बावजूद पाकिस्तान ये ऑफर दे रहा है और बात कर रहा है। सो ये परसेप्शन भारत में कैसे बदल सकती है पाकिस्तान के बारे में? चीमा साहब देखें, आपके जो सवाल इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि उसके अंदर ही जवाब होता है लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं, देखें जिस तरह हमने फॉरेन अफेयर्स के हवाले से इसका किया ना, ये इंडिया में परसेप्शन है कि नहीं इसको छोड़ें, उसको चेंज करने की भी कतई जरूरत नहीं। चूंकि इस मास पे भी या इस बाब में भी हमारा जो स्टैंड है, जो पाकिस्तान का ऑफिशियली स्टैंड रहा है, वो ये रहा है कि जी हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये ब्लेम गेम छोड़ें कि इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है और पाकिस्तान रोज सबूत लेके आ रहा है कि इंडिया करा रहा है। पिछले अरसे में जो दोसिये उन्होंने तैयार किए थे, यूनाइटेड नेशन को हैंड ओवर किए, उसमें उन्होंने एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा डेटा दे दिया कि ये देखें जी हमारे पास प्रूफ हैं। अब पता नहीं उस पर क्या प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन ये ब्लेम गेम है। मसला ये है कि ये मैज परसेप्शन का मसला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आपने खुद मिसाल दी मसलन उमर शेख की, कि कल हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी इनको रहा करें या इनको मराद दें, या जो भी उन्होंने जिस तरह का डिसीजन किया, जिस पे ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ। तो अब इस तरह की जब आप हरकतें करेंगे तो इंडिया में किस किस्म का परसेप्शन जो है वो क्रिएट होगा? पहली बात ये है, या तो हम यहाँ कुछ ना हो रहा हो ना, तो इंडिया की तरफ से एक बात आए तो हम कहेंगे जी ठीक है ये हो रहा है। आप ये देखें, ये उमर शेख साहब जो हैं, ये वो आदमी है जो सबसे पहली तो बात ये है कि एक आदमी इंग्लैंड से चल के तो जाके पाकिस्तान में और वहां से बासनिया में और वहां से अफगानिस्तान में और वहां से कश्मीर में जहाद लड़ता है, और वो कोई इस बात को छुपाता नहीं, बल्कि उसको वो अपने ओपनली एक फख्र और गुरूर के तौर पे जो है वो पेश करता है। इंडिया में उस पर ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा चलता है जो सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। जिसको आप जहाद कहते हैं, जाहिर है उसको इंडिया दहशतगर्दी कहता है और उस पर दुनिया मुतफिक है। अनफॉर्चुनेटली आपके जहाद को कोई जो है वो नॉन वायलेंस का नाम नहीं दे सकता, उसको दहशतगर्दी ही कहा जाएगा। चूंकि हमारा एक मजहबी अकीदा है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन लोगों का तो नहीं है ना। लोग तो देखते हैं कि एक एक्ट ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल पर्पस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो दहशतगर्दी है।
اب یہ دہشت گردی میں جا کے چارج ہو گیا، جس کو وہ جہاد کہتا ہے پاکستان میں، اس کو ایک خاص سیکشن کے اندر ایک ہیرو ایک ٹائپ قسم کی پرسنالٹی بنا کے ڈیولپ اس کو اور مسعود اظہر کو کیا گیا۔ جب جہاز اغوا ہوا، جہاز اغوا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے ایکٹ آف ٹیرر ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ صاحب جو ہیں ریلیز ہوئے اور پاکستان میں آ گئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا یہ لازم نہیں تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جاتا یا فرد جرم عائد کی جاتی؟ چلو دہشت گردی نہیں، لیکن یہ انڈیا میں جانا اور جہاد کرنا اور یہ ساری اور وہاں سے بھاگنا اور یہ اس پہ مختلف دفعات جو ہیں وہ لگتے ہیں، لیکن ان کو ٹوٹل کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہوگی خفیہ طور پہ، لیکن آن ریکارڈ عدالتی پروسیس میں کچھ نہیں ہوا۔ تو جب آپ اس طرح کسی کو ڈیل کریں گے جس میں کہ دو آدمی آتے ہیں، میں آپ کو ان دونوں کی مثال دے دیتا ہوں جو کہ یہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے کیا۔ مولانا مسعود اظہر صاحب آ کے یہاں پہ ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، اوپنلی بناتے ہیں، جس کے اندر رہ کے وہ جہاد کا، جس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، پرچار کرتے ہیں، اس کی لوگ بھرتی کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، پورا ایک آن گراؤنڈ ان کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ آپ ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کو نہیں روکتے، کوئی کسی طرح کی گرفتاری کوئی چیز جو ہے انٹل کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے آپ کا ڈور ناک کرتی ہے کہ بھائی صاحب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، اور آپ مجبور ہو کے ایف اے ٹی ایف کسی اور چکر میں آ کے تو مان دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ نیٹ ورک دہشت گردی کا تھا، ہم نے روک دیا۔ 30 سال سے کمیونٹی آپ کو کہہ رہی ہے انٹرنیشنل کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ کبھی چین کو استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی دوست کو استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ، اور چین جیسے ملک سے آپ نے بیان دروایا کہ یہ آدمی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی یہ عمر شیخ جو ہے وہ آ کے ایک جرنلسٹ کو قتل کرتا ہے۔ اب اس کا کیا موٹیو ہے، کتنا مقدس ہے، یہ تو بحث ہی اس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کو جناب آپ 20 سال بعد کہتے ہیں جی یہ بے گناہ ہے، جی اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس سے پھر دنیا میں کہاں پہ آپ کو کوئی کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ آپ دہشت گردی یہاں پہ جو ہے ان کو شیلٹر بھی حاصل ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے، ان سے تعارض برتا جاتا ہے، ان کو سپیس دی جاتی ہے، یا ان کو جان بوجھ کے چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں جی انڈیا میں جو پرسپشن ہے اس کو کیسے بدلا جائے؟ تو اس کو ایسے بدلا جا سکتا تھا کہ مسعود اظہر کو آتے ہی جو ہے وہ چارج کیا جاتا دہشت گردی میں، اور یہ عمر شیخ صاحب کے بارے میں کوئی یہ ہیومینیٹیرین اور ہیومن رائٹس کے ایشو نہ اٹھاتے۔ پاکستان میں آپ نے سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ اٹھا کے غائب کر دیا، تو ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں اٹھا۔ تو ایک ناؤن قسم کا انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہے اس کے بارے میں کورٹ کو دورے پڑنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی، 20 سال سے بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کنیکشن ثابت نہیں کر سکے۔ یہ چیزیں جب ہم کریں گے، یعنی اس کا دوسرا مطلب سمپلی یہ ہے کہ یہ پرسپشن تب چینج ہوگا جب واقعی پاکستان میں جس طرح کے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کی دھرتی کو کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ریپیٹڈلی پیچھے جتنے حکمران آئے انہوں نے بھی مختلف الفاظ میں سب سے نمایاں اور واضح اعلان تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا تھا، جو انہوں نے انڈیا میں بھی کیا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ فنکاروں کے سامنے جو انہوں نے بڑے جوش میں آ کے کہا تھا کہ میرے دور میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر آپ کر لیں تو یہ صرف ایک دن میں چینج ہو جاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی جی باجوہ صاحب نے فرمایا کہ ہم جی ہاتھ ملاتے ہیں۔ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وداؤٹ انویٹیشن طیارے پہ بیٹھ کے تو دلی چلے گئے تھے، اور جا کے راجیو گاندھی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سرگوشیوں میں ڈپلومیسی کی تھی، جس کو ہمارے دانشوروں نے یہ نام دیا کہ انہوں نے ان کے کان میں کہا تھا کہ اگر انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم بم پھینک دیں گے، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی تو پرابلم ہے ہمارے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں انٹلیکچولی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ تو وہ جنرل ضیاء کیوں گیا تھا کہ وہ اس کو وار کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کی پوزیشن اتنی کمزور تھی اس وقت، ملک پہ قبضہ کر کے ڈیموکریسی کو قتل کر کے، اور اس ظلم و تشدد کا جو اس نے بازار گرم کیا ہوا تھا، دنیا اس کے ساتھ ناراض تھی۔ تو جنگ ہوتی تو ممکن ہے پاکستان کے ساتھ بہت ہی سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، انٹرنیشنل پابندیاں بھی ہوتی، مارشل لا تھا، ایوری تھنگ رائٹ۔
तो उसने एक डिप्लोमेसी की और कहा कि जी हम अमन चाहते हैं। अगर जनरल जियाउल हक अमन चाह सकता है तो फिर दुनिया में कोई भी अमन चाह सकता है, ये एक सीधी बात है। उसके बाद